हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दैट विल बी ऑन द इकोनॉमिक चैप्टर 3। और चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम मनी एंड क्रेडिट है। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ना तो कॉम्प्लेक्स है ना ही ये चैप्टर आसान है, बल्कि एक एवरेज चैप्टर है। और इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट भी है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तब इस चैप्टर के जो भी फैक्ट है उस फैक्ट को याद कर लेना है। उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। अब इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो दीज आर द टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला टॉपिक जो होगा, पहला टॉपिक में हम लोग मनी और क्रेडिट के मीनिंग को जानेंगे कि मनी क्या है और क्रेडिट क्या है, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी को जानने वाले हैं कि आज के आधुनिक समय में मनी के कौन कौन से टाइप है जो लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। करेंसी और डिपॉजिट विथ बैंक हो गया, ये हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक में हम लोग लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक को समझने वाले हैं कि बैंक कैसे लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। जो डिपॉजिट बैंक के पास आता है वो कैसे लोन के लिए प्रोवाइड करता है। तो विल डिस्कस लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक इन द थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक में हम लोग दो क्रेडिट सिचुएशन को समझने वाले हैं। दो क्रेडिट सिचुएशन, एक जो क्रेडिट सिचुएशन है वो पॉजिटिव रोल को प्ले कर रहा है और जो दूसरा जो क्रेडिट सिचुएशन है वो एक नेगेटिव रोल को प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दो क्रेडिट सिचुएशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने के बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेने जा रहा है तो उसको कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तब जाकर उसको क्रेडिट मिलेगा, तब जाकर उसको लोन मिलेगा। उस टर्म्स ऑफ क्रेडिट को यहाँ पर समझेंगे। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट को समझने के बाद सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, एक व्यक्ति लोन कहाँ कहाँ से ले सकता है, एक व्यक्ति को क्रेडिट कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उसको समझेंगे। और जो भी सोर्स ऑफ क्रेडिट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन फॉर्मल सेक्टर है एंड द सेकेंड वन इज द इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इनफॉर्मल सेक्टर को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो 6 टॉपिक हमारा सोर्स ऑफ क्रेडिट से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपके चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है और उस टॉपिक का नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उस टॉपिक का नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सरकार के द्वारा जो है इस ग्रुप की शुरुआत की गई है। सरकार ने इनिशिएटिव कर इस ग्रुप को, समूह को बनाया है। गरीब लोगों के लिए समूह बनाया गया है कि गांव में जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों के लिए एक समूह बना दिया गया है कि आप लोग क्या करिए, जो भी आपके पास जो पैसा है, थोड़ा बहुत जो भी पैसा है उसको जमा करिए और जमा करते करते एक बड़ा अमाउंट आ जाएगा और जब आपको पैसों की ज़रूरत होगा तब आप इस समूह से पैसा लीजिएगा और लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करिएगा। तो लास्ट में हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू डिस्कस। अब हम लोग चलते हैं और एक एक कर सारे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों, यहाँ से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। जो फर्स्ट टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है और फर्स्ट टॉपिक मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी जो कि एक्सचेंज का क्या है, एक माध्यम है। ये बात कैसे कहा जा सकता है, तो आपके बुक में बहुत ही बारीकी से इसको एक्सप्लेन किया गया है। आपके बुक में बोला गया कि मनी का जो यूज है, पैसा का जो यूज है पर डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। आप अपने आसपास देखो तो आसपास देखने के बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि कई सारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है। जैसे अगर आपको बुक चाहिए तो पैसों का भुगतान करना होगा, कॉपी चाहिए तो पैसों का भुगतान करना होगा, समोसा खाना है तो उसके लिए भी पैसों का भुगतान करना होगा, या कपड़ा खरीदना हो पैसा पे करना होगा।
या कोई सेवा चाहिए, कोई सर्विस चाहिए, फिर भी आपको पैसा पे करना होगा। मतलब चीज़ें स्पष्ट है कि एवरीडे लाइफ में जो सेवरल ट्रांजैक्शन है, वो सेवरल ट्रांजैक्शन में पैसों का यूज हो रहा है, पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। यही कारण है, दिस इज द रीजन कि मनी इज कंसीडर एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। मनी को क्या कंसीडर कर रहे हैं? एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, तब बदले में आपको कोई वस्तु या सेवा मिल रहा है। अगर आप पैसा देना बंद कर दोगे तब आपको कोई वस्तु या सेवा मिलने वाला नहीं है। तब इस एक्सचेंज प्रोसेस में मनी एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रहा है। पैसा यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रहा है। सो दैट्स वाई मनी कैन बी कंसिडर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में बोला गया कि फॉर सम टाइम, कभी कभी होता है, फॉर सम टाइम्स देयर आर नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी। कभी कभी पैसों का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक प्रोमिस होता है कि मैं पैसों का भुगतान बाद में करूँगा। उस प्रोमिस को क्रेडिट कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं हम कि मान लीजिए कि आपके आसपास कोई दुकान है, उस दुकान से आप अमूमन सामान को खरीद कर लाते हो, लेकिन एक दिन आपके पास पैसा नहीं रहा और आपको सामान की आवश्यकता थी, तो आपने उस दुकानदार के पास गया और बोला कि मुझे आप ये वस्तु दे दीजिए और मैं पैसों का भुगतान बाद में करूँगा। तो यहाँ पर मनी का तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर एक प्रोमिस किया गया कि मैं पैसों का भुगतान बाद में करूँगा। तब उस प्रोमिस को क्रेडिट कहोगे। फर्स्ट पैराग्राफ में मनी के मीनिंग को भी बता दिया गया, इसके साथ साथ क्रेडिट के मीनिंग को भी बता दिया गया। सेकेंड पैराग्राफ में जब हम लोग मूव करते हैं तो सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या है? हैव यू एवर वंडर वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हो कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एवरीडे लाइफ में, उस ट्रांजेक्शन में पैसों का ही इस्तेमाल क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि आप कभी आश्चर्यचकित हुए होंगे, या मैं कभी आश्चर्यचकित इस चीज़ को लेकर हुआ हूँ कि भाई पैसों का ही इस्तेमाल क्यों हो रहा है ट्रांजेक्शन में। आमतौर पर लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं जो चीज़ें जीवन में पहली बार देखते हैं। जो बाई बर्थ एकदम जन्म से देख रहे हैं उसको लेकर आश्चर्यचकित नहीं होते, लेकिन फिर भी बुक में जो है क्वेश्चन पूछा गया है तो कुछ सेकंड के लिए आप आश्चर्यचकित हो जाओ कि हाँ भाई, जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन में पैसों का ही इस्तेमाल क्यों होता है। और फिर यहाँ कारण भी दिए गए हैं। कारण बहुत ही सिंपल है, रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति पैसा को होल्ड किए हुए है, देखिए व्यक्ति है पैसा को होल्ड किए हुए है, तो कोई भी व्यक्ति जो पैसा होल्ड किए हुए है, इस पैसा का यूज करते हुए वो किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी सेवा के साथ एक्सचेंज कर सकता है जो उसको चाहिए। आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है, आपको कोई वस्तु चाहिए, तो आप पैसा का इस्तेमाल करते हुए उस वस्तु को खरीद सकते हैं। अब यही कारण है कि जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन में पैसों का ही इस्तेमाल हो रहा है। हर कोई प्रीफर कर रहा है, हर कोई बोल रहा है कि भाई हमको पेमेंट किस में चाहिए? मनी में चाहिए। पेमेंट के रूप में हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। एंड देन एक्सचेंज मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। उसके बाद जो पैसा उनको मिल जाएगा, उस पैसा का इस्तेमाल करते हुए उनको जो चाहिए वो भी खरीद लेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शू मैन्युफैक्चरर नीड्स वीट। एक व्यक्ति हैं जो जूता बनाते हैं, मोची का काम करते हैं। एक व्यक्ति हैं जो जूता बनाते हैं, उनको वीट चाहिए, गेहूं चाहिए। अब जूता थोड़े खाएंगे, जूता बनाते हैं लेकिन जूता थोड़े खाएंगे, खाने के लिए तो गेहूं ही चाहिए। हाँ, आप चाहो तो जूता खा सकते हो। एक व्यक्ति हैं जो जूता बनाते हैं लेकिन उनको क्या चाहिए? वीट चाहिए, गेहूं चाहिए। तो वो शू मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे? जो जूता बना रहे हैं वो अपने शू को लेकर, जूता को लेकर मार्केट में जाएंगे और उस जूता को बेच देंगे
उस जूता को बेच देंगे किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को जूता को जरूरत होगा, और बदले में उनको क्या मिल जाएगा? बदले में उनको मनी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। फिर उस पैसा को लेकर उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिस व्यक्ति को गेहूं बेचने के लिए होगा, और उस व्यक्ति को पैसा दे देंगे, और उस व्यक्ति को पैसा देकर वो गेहूं परचेज कर लेंगे। सो ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी। यही कारण है कि जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन में पैसों का ही इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन में पैसों का ही इस्तेमाल होता है। कौन है जो पैसा का इस्तेमाल नहीं करेगा भाई? कौन है जो पैसा लेना पसंद नहीं करेगा? ये तो चीज स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि बिफोर द यूज ऑफ मनी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक समय तो रहा होगा जिस समय में पैसा का इस्तेमाल नहीं होता होगा। एकदम बहुत, अगर प्राचीन समय में जाते हो, बहुत पीछे जाते हो, स्टोन एज में जाते हो, जिस समय लोग जंगलों में रहा करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, उस समय तो पैसा का इस्तेमाल नहीं होता था। तो जब पैसा का इस्तेमाल नहीं होता था तब लोग एक सिस्टम को फॉलो करते थे, खास तरह का सिस्टम था। उस सिस्टम को क्या बोला गया है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोला गया है। बिफोर द यूज ऑफ मनी, जब लोग पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे, पीपल विल फॉलो द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लोग जो हैं वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को फॉलो किया करते थे। ठीक है। अब इस बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था? तो बार्टर सिस्टम में, इस सिस्टम में गुड्स, वस्तु को डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया जाता है दूसरे व्यक्ति के वस्तु के साथ। बार्टर सिस्टम में क्या होगा कि एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है उस वस्तु को लेकर जाएगा दूसरे व्यक्ति के पास जिसके पास भी वस्तु होगा, अपना वाला वस्तु दे देगा और उसका वाला वस्तु, उसका वाला गुड्स खरीद लेगा। यहाँ पर पैसा का इस्तेमाल ही नहीं होगा, पैसा का यूज ही नहीं होगा। तो जहाँ पर वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज किया जाएगा, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? बार्टर सिस्टम कहेंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीज़ों को समझते हैं। इफ अ शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट विदाउट यूज ऑफ मनी, वही जो जूता बना रहे हैं उस व्यक्ति को क्या करना है? व्हीट के साथ जो है जूता को एक्सचेंज करना है। अब अभी पैसा का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि वो जो व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को अपना जूता बेच दिए, जिसको जूता की ज़रूरत था, जो पैसा मिल गया, और फिर उसको ले जाकर गेहूं खरीद लिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि इसे शू मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली एक्सचेंज करना है अपने जूतों को, किसके साथ? तो व्हीट के साथ करना है, और यहाँ पर पैसा का इस्तेमाल नहीं करना है। तब इस व्यक्ति को क्या करना होगा? ही वुड हैव टू लुक फॉर अ व्हीट ग्रोइंग फार्मर हु नॉट ओनली वांट्स टू सेल व्हीट बट ऑल्सो वांट टू बाय द शूज इन एक्सचेंज। तब यहाँ पर इस व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की तलाश करना होगा, ऐसे किसान की तलाश करना होगा जो किसान गेहूं को ग्रो करते हो, गेहूं उगाते हो और गेहूं बेचना चाहते हैं, इसके साथ साथ वो जूता खरीदना भी चाहते हैं। ये जो जूता बेचने वाला जो व्यक्ति है जिनको गेहूं चाहिए, उसको वैसे किसान की तलाश करना होगा जो किसान के पास गेहूं होना चाहिए, गेहूं बेचने की इच्छा भी रखते हो, इसके साथ साथ उनको जूता भी खरीदना हो। तभी जाकर ये एक्सचेंज प्रोसेस हो पाएगा, अदरवाइज ये एक्सचेंज प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब इतना देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गया। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं कि भाई कोइंसिडेंस ही होगा कि कोई व्यक्ति जो जूता बना रहा है वो जूता जाकर जो है उस व्यक्ति को बेच रहा है, जिससे वो गेहूं खरीदना चाह रहा है और व्यक्ति जूता खरीदना चाह रहा है। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। ये मेजर ड्रॉबैक था, बहुत बड़ी कमी था किसका? बार्टर सिस्टम का।
क्योंकि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तो यहां पर एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने मनी का इस्तेमाल शुरू किया तो जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था उसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। अब भाई अब किसी को जो भी है, जो भी चीज बेचना है, भाई जाओ मार्केट में पैसा ऐसे बेच दो और जो पैसा आ जाएगा वो पैसा का यूज करते वो आपको जो चाहिए वो चीज को क्या कर लो, खरीद लो। तो ये जो है ये बेनिफिट है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मनी, दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मनी। अगर मनी नहीं रहेगा तो आज भी चीजें क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोगों को बार्टर सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पीस जो आपका बुक का है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। फर्स्ट पीस आपका बुक का कंप्लीट हो चुका है और चीजें स्पष्ट हो चुका है कि मनी इज यूज्ड, मनी इज कंसीडर, व्हाई मनी इज कंसीडर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, why money is considered as a medium of exchange. First topic is clear here. Second topic, तो second topic क्या है, modern forms of money, आज के आधुनिक समय के पैसे जो हम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। We are going to discuss about that one. और यहां पर बोला गया कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइन, क्वाइन को इंट्रोड्यूस करने से पहले जब हमारे देश में साम्राज्य बने तो साम्राज्य बनने के बाद उस साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगर उससे पहले जाओगे तो आप ये पाओगे कि कई सारे ऑब्जेक्ट, कई सारे वस्तुओं को यूज किया जा रहा है मनी के रूप में, पैसा के रूप में। जैसे कि हम लोग ग्रेन, अनाज को और कैटल, जानवर को पैसा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमारे देश में क्वाइन इशू नहीं किया गया था, सिक्के जारी नहीं किया गया था, फिर एक समय आ रहा है जिस समय राजा के द्वारा कई सारे मेटेलिक क्वाइन इंट्रोड्यूस किए गए, जारी किए गए। फिर आपको वैरायटी ऑफ क्वाइन देखने को मिल जाएगा। किसी समय में आपको गोल्ड क्वाइन देखने को मिल जाएगा, तो किसी समय में सिल्वर क्वाइन देखने को मिल जाएगा, तो किसी समय में कॉपर क्वाइन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि गुप्ता पीरियड में गोल्ड क्वाइन को इशू किया गया, सोने के सिक्का जारी किया गया और उस गुप्ता पीरियड को भारतीय इतिहास में गोल्डन एरा के रूप में कंसीडर किया जाता है। कहा जाता है कि ये तो हमारा स्वर्णिम काल था कि पूरे भारतवर्ष में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। आज के समय में अगर सोने का सिक्का जारी किया जाए तो सामान्य व्यक्ति उस सोना को कैप्चर कर ले, अपने घर पे ही रख ले, मार्केट में जाकर उस सोने के सिक्कों को दे ही ना। महिलाएं सब जो है ज्वेलरी बना ले, कनवाली बना ले, झुमका बना ले। तो ये सब तो हो गई पुराने बातें। लेकिन आज के आधुनिक समय में अगर हम लोग आते हैं तो आधुनिक समय में जो पैसों का जो टाइप है, पैसों के टाइप्स में फर्स्ट टाइम आपका करेंसी है और सेकंड टाइप डिपॉजिट विथ बैंक है, जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। Here it is said what? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो आज के आधुनिक समय में जो पैसे हैं उसमें करेंसी आता है और करेंसी में आपको पेपर नोट्स देखने को मिलेगा और पेपर नोट के साथ साथ क्वाइन, सिक्के भी देखने को मिलेगा। अभी भी सिक्के हैं, अभी भी क्वाइन है, लेकिन अभी के समय में क्वाइन का डोमिनेंस कम हो चुका है, पेपर नोट्स का डोमिनेंस ज़्यादा है। बड़े बड़े जो करेंसी की जो वैल्यू होती है, जैसे 500 रुपया हो गया, 200 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया, तो 500, 200 और 100 का सिक्का जारी नहीं होता, पेपर नोट्स बनता है। तो डोमिनेंस किसका है? पेपर नोट्स का। क्वाइन है, सिक्के हैं, लेकिन डोमिनेंस पेपर नोट्स का। आफ्टर दैट हियर इट इज सेडेड कि अनलाइक द थिंग्स दैट आर यूज्ड एज अ मनी अर्लियर, पहले के समय में हम लोग जिन चीज़ों को मनी के रूप में यूज करते थे और आज के समय में जिन चीज़ों को हम लोग मनी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हो कि जो मॉडर्न करेंसी है, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल। आधुनिक समय के जो करेंसी है वो करेंसी वो बहुमूल्य मेटल से बना हुआ नहीं है, जैसे कि वो गोल्ड से बना हुआ नहीं है, सिल्वर का बना हुआ नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडर्न करेंसी है, मॉडर्न करेंसी का जो असल में अगर देखा जाए तो उसका यूज, असल में उसका जो यूज उतना नहीं है, असल में उसका वैल्यू उतना नहीं है जितना वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं।
पहले के समय में तो सिक्के गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, तो उसकी वैल्यू भी रहती थी भाई। गोल्ड का गोल्ड है तो भाई वैल्यू भी है, और मार्केट में भी उसकी उतनी ही वैल्यू है। लेकिन आज के समय में जो पेपर नोट बनाया जा रहा है 500 का, तो उसकी वैल्यू तो 500 है, लेकिन जो जिस पेपर से बना है उसकी वैल्यू तो उतनी नहीं होगी, उसकी वैल्यू तो बहुत कम होगी। 20 रुपये हो सकता है, 30 रुपया में ही वो पेपर बन गया हो, लेकिन मार्केट वैल्यू तो कितना है, 500 रुपया। तो फिर भाई हम लोग उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा के रूप में उसको एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हैं, जब उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। 500 रुपये का जो नोट है, 500 रुपये का नोट का वैल्यू 500 नहीं है, तब उसको हम लोग एक जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मनी के रूप में हम लोग एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हैं, पैसा के रूप में एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हैं। तो कारण बहुत ही सिंपल है, क्योंकि करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि जो करेंसी है, जो पेपर नोट्स है, जो करेंसी है, उस करेंसी को ऑथराइज कौन किया है, एक देश के सरकार ने किया है। कोई भी जो भी कंट्री है, यूएस है तो यूएस में जो करेंसी है डॉलर है, तो उस डॉलर को ऑथराइज कौन, पावर कौन दे रहा है भाई, तो उस डॉलर को पावर देने का काम यूएस गवर्नमेंट कर रहा है। भारत में तो इंडियन करेंसी क्या है, तो इंडियन करेंसी रुपीज है भाई। तो रुपये को ऑथराइज कौन कर रहा है, तो रुपये को ऑथराइज हमारा इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है। इंडिया में देखिए, इन इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट पावर किसको दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला है कि आप क्या करो, करेंसी को इशू करो भाई, जो भी करेंसी नोट से, पेपर नोट से भाई आप उसको जारी करिए ऑन द बिहाफ, मतलब मेरे बिहाफ पर, हम आपके पीछे हैं, हम आपको पावर दिए हैं। आपको जो है जो भी करेंसी आपको जारी करना है, जिस तरह का करेंसी जारी करना है आप जारी करिए, हम आपके साथ हैं। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है कि और कोई दूसरा व्यक्ति या और कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में नहीं है जिसको इस बात को अलाउ किया जा रहा है कि वो जो है वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इशू कर सकता है। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई, स्पष्ट कर दिया कि भारत में करेंसी इशू करने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, आरबीआई के पास है। ठीक है, अब चूंकि सरकार ही उस करेंसी को इशू करवा रहा है और सरकार उसके रुपए की वैल्यू को तय कर रहा है, तो साधारण सी बात है कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी हो ये मायने नहीं रखता है। सरकार जितनी वैल्यू तय करेगी उस वैल्यू को ही मार्केट में कंसीडर किया जाएगा। ओके, द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपए एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। कानून बनाया गया है कि भाई सबको जो है पेमेंट के रूप में किसको एक्सेप्ट करना है भाई, रुपए को एक्सेप्ट करना है। रुपए को सबको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना है। कोई भी व्यक्ति जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर रुपए में ट्रांजैक्शन उसको बोला जा रहा है करने के लिए, तो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता। मना कौन करेगा भाई, कोई है जो मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता। हालांकि कानून बनाकर रखना जरूरी है, और कानून बनाकर नहीं रखा जाएगा तो जो फॉरेन कंट्री है वो करेंसी इशू कर देंगे, उनका दिक्कत होगा। देश में तो जो व्यक्ति है उसके लिए तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोई फॉरेन कंट्री का थोड़ा इंटरफेरेंस हो सकता है। सो डेट्स वाई सच टाइप ऑफ रूल और रेगुलेशन इज नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। हेंस यही कारण है कि रुपये इज ऑलवेज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यही कारण है कि हम लोग रुपये को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ये तो हो गया पहला। अब सेकेंड जो हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जो करेंसी है, दैट इज डिपॉजिट विथ बैंक। दैट इज डिपॉजिट विथ बैंक। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विथ बैंक। जो एक दूसरा जो टाइप्स है जिसमें व्यक्ति अपने पैसों को होल्ड करता है, वो पैसा को होल्ड कहाँ पर करता है, तो बैंक में डिपॉजिट करवा कर होल्ड करता है। पैसा उसके घर पर नहीं है, उसने क्या किया, उसको पैसा मिला और उस पैसों को उसने क्या किया, बैंक में जाकर डिपॉजिट करा दिया। जैसे पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। कोई एक मजदूर है, कोई एक वर्कर है, उस वर्कर को पेमेंट मिला, जैसे ही महीना खत्म हुआ उसको पेमेंट मिला। पेमेंट मिलने के बाद अब उसके पास तो कैश बहुत ज़्यादा हो गया,
मान लो कि 20,000 उसको पेमेंट मिल गया तो 20,000 उसके पास कैश हो गया। तब उसने देखा कि भाई हमारा डे टू डे जो खर्च है, डे टू डे खर्च तो बहुत कम है, 5,000 ही खर्च है या 7,000 ही खर्च है। तो उस मजदूर ने क्या किया कि 7,000 रुपया जो कैश के रूप में उसने अपने जेब में रख लिया या कहीं पर रख लिया, और जो बाकी जो अमाउंट रहा उस बाकी अमाउंट को वो गया बैंक में और बैंक में जाकर अकाउंट खुलवा लिया। अकाउंट खुलवा कर ही रखते हैं लोग, तो बैंक अकाउंट में उसने जाकर क्या कर दिया, जस्ट सबमिट कर दिया कि भाई आप ये पैसा रखिए, डिपॉजिट के रूप में इसको आप अपने पास रखिए। ओके, बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया इस डिपॉजिट को। बैंक ने एक्सेप्ट किया कि चलिए भाई ठीक है, आप हमको पैसा दे दीजिए। इसके साथ साथ बैंक बोला कि आप मेरे पास पैसा रख रहे हो भाई, तो जो है हम आपको कुछ इंटरेस्ट भी देंगे। पैसा रख रहे हैं, इतनी मोटी अमाउंट रख रहे हैं, तो हम भी किसी को इंटरेस्ट पर देते हैं पैसा, तो जो भी हमारा मुनाफा होगा उसमें से कुछ छोटा सा जो इंटरेस्ट है आपको भी हम देंगे। इसके साथ साथ उस व्यक्ति का जो पैसा सेव भी हो गया। भाई घर पर आता कोई चोरी कर लेता या कहीं भुला सकता था या कुछ भी हो सकता था, तो उस व्यक्ति का जो पैसा है, पैसा बैंक में सेव हो गया है। इसके साथ साथ वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है, निकाल भी सकता है जब उसको ज़रूरत पड़े। जब भी उसको ज़रूरत होगा तो ज़रूरत के हिसाब से वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। सिंस डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन द डिमांड, जो डिपॉजिट किया गया है उस डिपॉजिट को विड्रॉ किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। जब डिमांड होगा तब निकाला जा सकता है। यही कारण है कि इस डिपॉजिट को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। जो डिपॉजिट बैंक में जमा है उस डिपॉजिट को डिमांड के बेसिस पर जब ज़रूरत होगा, ज़रूरत पड़ने पर उसको निकाल सकते हैं, इसलिए उस मनी को डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। ये डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी दैट इज चेक फैसिलिटी। और इस डिमांड डिपॉजिट में एक और आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगा, और वो फैसिलिटी क्या है, चेक फैसिलिटी। बहुत जो अलग अलग तरह के लोग हमारे समाज में होते हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो पैसा ज़्यादा होता है तो बैंक में सबमिट कर देते हैं, तो बैंक उनको एक खास तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो फैसिलिटी चेक का, कि देखिए भाई हम आपको चेक दे रहे हैं, हम आपको चेक दे रहे हैं, और अगर आपको किसी व्यक्ति को पैसा देना है तब आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर बैठे बैठे जिस व्यक्ति को पैसा देना है उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, इसके साथ साथ चूँकि ये आपके नाम पर चेक है तो आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, और वो व्यक्ति इस चेक को लेकर आएगा बैंक के पास। तब हम क्या करेंगे, उस चेक को देखने के बाद जो अमाउंट आप उस व्यक्ति को देना चाह रहे हो उस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस इज द चेक फैसिलिटी। चेक क्या है, तो चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग। चेक क्या है, तो चेक इज अ पेपर जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है बैंक को कि भाई ये स्पेसिफिक अमाउंट है जो किसी व्यक्ति को देना है, ओके, जिसके नाम पर वो जो है चेक इशू किया गया है। चेक का एक फिगर भी आपके बुक में दिया हुआ है, और थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि कहाँ पर किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया है। लाइक यहाँ पर नाम है, यहाँ पर अमाउंट है, यहाँ पर चेक नंबर है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था ऑब्जेक्टिव में कि चेक नंबर कहाँ पर है। यहाँ पर कोड है, जो कोड बैंक के द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ पर बैंक ब्रांच कोड दिया हुआ है, ठीक है, और ये अकाउंट नंबर है, दिस इज द अकाउंट नंबर। तो ये चेक फैसिलिटी जो है वो चेक फैसिलिटी बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है उस बैंक होल्डर को, जो बैंक होल्डर अपना अकाउंट उस बैंक में खुलवा रखा है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक और मूव करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बुक में दिया हुआ है और नेक्स्ट टॉपिक लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक है। बैंक के खास एक्टिविटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो खास एक्टिविटी कौन सा है, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। हियर इट इज सेड दैट कि बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल। बैंक ने
लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया। जो लोग भी पैसा लेकर गए कि भाई मुझे पैसा जमा करना है, बैंक बोला कि लाओ मैं तुम्हारा पैसा जमा ले लेता हूँ, और कई सारे लोग गए और पैसा जमा कराए, और इस तरह से बैंक के पास एक लार्ज अमाउंट डिपॉजिट के रूप में जमा हो गया। बहुत सारा कैश आ गया बैंक के पास। अब बैंक क्या कर रहा है, तो बैंक जो भी कैश आया है उस कैश का स्मॉल प्रोपोर्शन 15% अपने पास रख रहा है। 15% अपने पास रख रहा है। जितना भी कैश आया उसका 15%, ये 15% उन लोगों के लिए रख रहा है जो लोग कभी भी आकर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। उन डिपॉजिटर के लिए बैंक 15% अपने पास रख रहा है। जो बाकी अमाउंट बच गए 85%, इस 85% को बैंक जो है वो लोन के रूप में प्रोवाइड कर रहा है। रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट आर गिवन एज अ लोन बाय द बैंक। रेस्ट डिपॉजिट को बैंक जो है लोन के रूप में प्रोवाइड कर रहा है किसी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को। और जब बैंक लोन देता है तो बैंक उस लोन पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चार्ज करता है। इंटरेस्ट लेता है, 12% का इंटरेस्ट लेगा, 10% का इंटरेस्ट लेगा, जो भी पैसा वो किसी को देगा। और जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, अब देखिए जो पैसा दिया है तो वो पैसा तो उसका है नहीं, वो तो डिपॉजिटर का है, तो वो पैसा तो उसको डिपॉजिटर को आज न कल देना है। लेकिन जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट जो है वो बैंक का क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। जो इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट को बैंक अपने पास रखेगा, और इस तरह से बैंक जो है वो पैसा अर्न करता है, पैसा कमाता है। इंटरेस्ट रेट ही जो है वो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम है, पैसा कमाने का जरिया है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड डिपॉजिटर एंड दोज हु आर इन द नीड्स ऑफ फंड ब्रोवर। इस तरह से जो बैंक है, बैंक एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। मीडिएटर का रोल दो लोगों के बीच कर रहा है। एक व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो गया और बैंक में जाकर पैसा जमा करा दिया, और एक व्यक्ति जिसको पैसा चाहिए वो गया और बैंक से पैसा ले लिया। बैंक जो है यहाँ पर एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है बिटवीन डिपॉजिटर एंड बिटवीन ब्रोवर। डिपॉजिटर जो पैसा जमा करता है और ब्रोवर जो लोन के रूप में पैसा लेता है। हालांकि जो बैंक है वो डिपॉजिटर को भी कुछ इंटरेस्ट देता है, लेकिन जो इंटरेस्ट ब्रोवर से लेता है उससे कम होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर वो 12% इंटरेस्ट दे रहा है, तो डिपॉजिटर को मात्र 2 से 3% ही जो है इंटरेस्ट देगा। अब जो डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस सोर्स ऑफ इनकम है। जो डिफरेंस हुआ ना, लगभग 9 से 10% का यहाँ पर डिफरेंस हो गया इंटरेस्ट रेट का, वो जो है वो बैंक जो है उस पैसा को अपने पास रख लेगा। चलो ये सब तो चीज़ें हो गई। क्रेडिट लोन को ही आगे बढ़ाया गया कि क्रेडिट क्या है। तो क्रेडिट या लोन क्या है भाई, तो देखिए क्या बोला गया कि क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। क्रेडिट या लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। क्रेडिट क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट है, एक तरह का प्रोमिस है, जिसमें इनमीन्स लेंडर सप्लाइज मनी। जो लेंडर है, जो देनदार है, जो पैसा दे रहा है, वो पैसा सप्लाई कर रहा, दे रहा है गुड्स और सर्विसेज टू ब्रोवर। पैसा या वस्तु या सर्विस ब्रोवर को दे रहा है जिसको पैसा चाहिए, विद द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जिसमें जो ब्रोवर है, जो पैसा ले रहा है, जो लेनदार है, जो ब्रोवर है, वो प्रोमिस कर रहा है कि मैं इन पैसों का भुगतान फ्यूचर में करूँगा, बाद में करूँगा। तो जो एक एग्रीमेंट बन रहा है बिटवीन लेंडर एंड ब्रोवर, देनदार और लेनदार, देनदार जो पैसा दे रहा, लेनदार जो पैसा ले रहा, उसके बीच जो एक एग्रीमेंट, उसके बीच जो एक प्रोमिस बन रहा है, उस प्रोमिस को ही क्या बोला गया है, क्रेडिट या लोन बोला गया है। A large number of transactions in our day-to-day activity involve credit in some form or other। हमारे डे टू डे लाइफ में भी कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल जैसा कि शुरू में दिए थे हम
कि अगर किसी दुकानदार के पास से कोई सामान ले रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, प्रोमिस कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का क्या है, क्रेडिट का ही एग्जाम्पल है। अब आपके बुक में 2 क्रेडिट सिचुएशन को शो किया गया है, केस स्टडी के रूप में दिया गया है। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन आर गिवन इन योर बुक। और एक जो क्रेडिट सिचुएशन है, एक क्रेडिट सिचुएशन पॉजिटिव रोल को प्ले कर रहा है और सेकंड जो क्रेडिट सिचुएशन है वो नेगेटिव रोल को प्ले कर रहा है। फर्स्ट वाले को देखते हैं। इन द फर्स्ट सिचुएशन क्रेडिट इज यूज्ड टू मीट द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। फर्स्ट में बोला गया कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम सलीम है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या, सलीम है। सलीम जो कि जूता बनाता है भाई, शू मैन्युफैक्चरर है। उसको जूता बनाने के लिए, माने फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो उसको जूता बनाने के लिए जो प्रोडक्शन में जो खर्च होगा, उस खर्च के लिए उसको पैसा चाहिए। खर्च के लिए क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। और जब प्रोडक्शन, अब खर्च के लिए पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया, किसी व्यक्ति से, लेंडर से पैसा लिया। और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट होने के बाद, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तो फिर वो गया और उस जूता को मार्केट में बेच दिया। और बेचने के बाद जो अर्निंग हुआ, जो पैसा, जो प्रॉफिट के रूप में उसने कमाया, उन पैसों में से कुछ जो अमाउंट उसने लिया था, उस अमाउंट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर जो क्रेडिट है, क्रेडिट क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव रोल को प्ले कर रहा है, एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि उसने क्रेडिट के रूप में पैसा लिया और इसके कारण उसकी स्थिति क्या हो गई, बेहतर हो गई। उसका प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया और प्रोडक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ उसको प्रॉफिट भी हो गया और जो क्रेडिट लिया था उस क्रेडिट को क्या कर दिया, उसने पे भी कर दिया। ये सब सिचुएशन हो गई। चलो भाई, तो इस सिचुएशन में क्या देख रहे हो कि दिस हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इस व्यक्ति को हेल्प कर रहा है कि वो अपने प्रॉफिट को क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट है एक पॉजिटिव रोल को प्ले कर रहा है। सेकंड सिचुएशन जो है, सेकंड सिचुएशन में आप ये पाते हो कि जो क्रेडिट है, क्रेडिट ब्रोवर को, जो लेनदार है जिसने पैसा लिया है, सॉरी हाँ, लेनदार जिसने पैसा लिया है, क्रेडिट जो है वो ब्रोवर को जो है एक ऐसे सिचुएशन में जस्ट पुश कर रहा है, धकेल रहा है, जिस सिचुएशन से निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही पेनफुल है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है स्वप्ना के बारे में। स्वप्ना जो कि एक किसान है, फार्मर है, उन्होंने जो है गांव के ही किसी एक व्यक्ति से पैसा लिया था ताकि वो खेती कर सके। लेकिन हुआ क्या कि फसल बर्बाद हो गया, और फसल बर्बाद हो गया तो अगर फसल अच्छा होता तो बेचते तो प्रॉफिट होता तो पैसा रिटर्न कर देते, लेकिन चूंकि फसल बर्बाद हो गया है तो फिर फसल को तो बेच नहीं पाए, तो क्रेडिट को रिटर्न नहीं कर पाए और अगले साल फिर से खेती करना है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट है, क्रेडिट उनके सिचुएशन को, उनके स्थिति को खराब कर रहा है। लास्टली क्या होता है, तो लास्टली स्वप्ना को एक जमीन के टुकड़ा को बेचना पड़ा और बेचकर उस लोन अमाउंट को पे करना पड़ा, लोन अमाउंट को पे करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट स्वप्ना को पुश कर रहा है, डेब्ट ट्रैप में कर रहा है, कर्ज के चक्कर में जो है, कर्ज के चक्कर में जो है स्वप्ना फंस गए हैं ड्यू टू ब्रोइंग क्रेडिट, ड्यू टू ब्रोइंग लोन फ्रॉम एनी पर्सन। ओके, हर कंडीशन बिकम्स वर्स देन बिफोर। उनका जो कंडीशन है वो पहले से क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो 2 क्रेडिट सिचुएशन है। पहला जो क्रेडिट सिचुएशन है वो पॉजिटिव रोल को प्ले कर रहा है और जो सेकंड जो क्रेडिट सिचुएशन है वो नेगेटिव रोल को प्ले कर रहा है। ये आमतौर पर जो है बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। दिस इज क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड टू क्रेडिट सिचुएशन। हाउ कैन क्रेडिट प्ले अ पॉजिटिव रोल एंड हाउ कैन क्रेडिट प्ले अ नेगेटिव रोल। अब तो हो गया कि क्रेडिट क्या है, लोन क्या है, लोन कैसे 2 सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति को लोन लेना है, किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट चाहिए,
तो उस क्रेडिट के लिए उसको कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है क्रेडिट का, लोन का, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है। इट इज अ सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच अ लोन इज गिवन। एक क्या है, एक सेट ऑफ कंडीशन है, उसी के अंडर में लोन दिया जाता है। इट इंक्लूड मेथड ऑफ पेमेंट, जिसमें क्या क्या भाई चीज़ें शामिल होता है। मेथड ऑफ पेमेंट, आप पैसा जो है वो पे कैसे करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी तय किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, आप पैसा कितने दिनों के लिए ले रहे हो। और अदर कंडीशन, दूसरे कंडीशन लाइक कोलेट्रल हो गया, कोलेट्रल को यहाँ पर बताएंगे। कोलेट्रल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, प्रॉपर पेपर बनाना होगा। मोड ऑफ रीपेमेंट, पैसा को तुम पे कैसे करोगे, ये सब कुछ दूसरे कंडीशन हो गए। जिसमें कोलेट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलेट्रल के बारे में क्या बोला गया कि कोलेट्रल इज एन एसेट। कोलेट्रल इज एन एसेट, कोलेट्रल क्या है, एक तरह का एसेट है। जो एसेट किसके पास है, बोरोवर के पास है, जो पैसा ले रहा है। किस तरह का एसेट, तो एसेट जैसे कि लैंड हो गया, जमीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल अगर गाड़ी वगैरह है वो हो गया, लाइव स्टॉक जानवर हो गए, या डिपॉजिट जो उसने बैंक में जमा कर रखा है। दिस विल बी कंसिडर एज अ कोलेट्रल, इसको कोलेट्रल के रूप में कंसिडर किया जाता है। एंड दिस यूज एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, और इसको गारंटी के रूप में जो है यूज किया जाता है। गारंटी के रूप में जिससे पैसा लिया जाता है उसको दे दिया जाता है। और ये चीज़ है तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि आप लोन को रिटर्न नहीं कर देते। अगर आप लोन पे नहीं कर पाओगे, अगर आप लोन पे नहीं कर पाओगे तो वैसे सिचुएशन में लेंडर के पास अधिकार है कि लेंडर इस कोलेट्रल को, इस एसेट को बेचकर जो है वो पैसा जो क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। उस सामान को बेच देगा और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस पैसा को जो लोन दिया है लोन के रूप में उसको और एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा। तो दी ज्यादा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये क्या हो गया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो। चलो भाई, टर्म्स ऑफ क्रेडिट को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग सोर्सेस ऑफ क्रेडिट को समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाह रहा तो उसके पास सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से वो लोन ले सकता है। तो उसके पास दो सोर्स है। पहला सोर्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है, और जो दूसरा सोर्स है, दूसरा सोर्स क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाह रहा है, क्रेडिट लेना चाह रहा है, तो उसके पास दो ही सोर्स है। या तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से क्रेडिट ऑब्टेन करेगा, अदरवाइज वो इनफॉर्मल सेक्टर से जो है से कि लोन लेगा। और फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव आते हैं। फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव आता है। अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर लिया जाए तो इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, रिलेटिव हो गए, इसके साथ साथ जो दोस्त या फ्रेंड वगैरह हो गए, दे ऑल कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो भारत में कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेना चाह रहा है तो वो इन्हीं दो सेक्टर से लोन ले है, दूसरा इनफॉर्मल। उसके बाद आपके बुक में ग्राफ दिया गया है, जो ग्राफ शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे देश में जो लोग हैं वो लोग किन किन सोर्सेज से लोन लेते हैं, क्रेडिट ऑब्टेन। हमारे देश में 7% जो लोग हैं वो लोन कहाँ से लेते हैं, रिलेटिव या फ्रेंड से, दोस्त यार से लोन लेते हैं 7%। मनी लेंडर से 23%, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से 10% लोग, और कमर्शियल बैंक की हालांकि बात कर लिया जाए तो कमर्शियल बैंक से 50%। तो एक डेटा दिया गया है, जिस डेटा में दिखाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो लोग कहाँ कहाँ से लोन ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। चलो भाई, ये सब बातें तो हो गई। अब देख लेते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का क्या फीचर है और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का क्या फीचर है। भाई, व्हाट आर द फीचर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। अगर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट से लोन ले रहे हो, इट मीन्स यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, अदरवाइज यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बैंक से लोन ले रहे हो या तो आप किससे लोन ले रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले रहे हो। अगर फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हो, इसका मतलब यही दो जगह से ले रहे हो।
और क्या फीचर है भाई, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट कम होता है। बैंक और कोऑपरेटिव से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट आपको कम पे करना पड़ेगा। कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन। कोलेटरल यहाँ पर जमा करना जरूरी है। जब तक कोलेटरल सबमिट नहीं करोगे तब तक आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ये कंडीशन है। ये कंडीशन को फुलफिल करोगे तभी आपको बैंक या कोऑपरेटिव से लोन मिलेगा। उसके बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को सुपरवाइज करता, देखता है भाई कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो बैंक और जो कोऑपरेटिव है वो किसको किसको लोन दे रहा है, कितना % पर लोन दे रहा है। आरबीआई मॉनिटर करता है कि भाई वो जो मिनिमम कैश बैलेंस है उसको मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ वो देखता है कि लोन किससे दे रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही तो लोन नहीं ना दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये जो बैंक और जो कोऑपरेटिव है क्या सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही लोन दे रहा है, सिर्फ ट्रेडर को ही लोन दे रहा है? अदरवाइज या स्मॉल कल्टीवेटर को वो लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अगर नहीं दे रहे हैं इन छोटे मोटे लोगों को तो फिर आरबीआई भाई उनको बोलता है कि आप जो है सिर्फ प्रॉफिट के लिए लोन नहीं दे सकते हो, बल्कि आपको जो एक कॉमन पीपल है, इस कॉमन पीपल की स्थिति को बेहतर करने के लिए भी उन लोगों को आपको लोन देना है और लोअर इंटरेस्ट रेट पर ही आपको लोन देना है। ओके, बैंक जो भी बैंक है, जो दूसरे बैंक है, सारे बैंक को अपना इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास सबमिट करना होता है कि वो कितना पैसा दे रहे हैं और किसे पैसा दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे रहे हैं। सारे बैंकों को आरबीआई में ये इंफॉर्मेशन सबमिट करना होता है कि वो कितना पैसा दे रहे हैं, किसे पैसा दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे रहे हैं। दीज आर द फीचर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। ये फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का फीचर हो गए। इंटरेस्ट रेट कम होगा, कोलेटरल सिक्योरिटी जरूरी है। यहाँ से अगर बैंक ले रहे हो इसका मतलब बैंक या कोऑपरेटिव से आप बैंक लोन ले रहे हो, उसके बाद आरबीआई सुपरवाइज करता है। ठीक है, दीज आर द फीचर। इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का फीचर क्या है भाई, तो यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस क्रेडिट एक्टिविटी को क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके, निगरानी कर सके। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारे देश में जो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को सुपरवाइज कर सके। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है, हाई होता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाई है कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। हायर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द ब्रोवर इज यूज टू रिपे द लोन। अब इंटरेस्ट रेट हाई है, इसका मतलब ये है भाई कि जिसने पैसा लिया है और पैसा लेकर वो जो काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट लोन के रूप में उसको क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है ना। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब यही है भाई। मतलब जो ब्रोवर है, जिसने पैसा लिया है, उसके पास पैसों का बचत कम होगा भाई उसके लिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा लोन में चला जा रहा है, लोन को पे करने में चला जा रहा है। समटाइम्स कभी कभी तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, जो पैसा दिया गया है, उस पैसा से ज़्यादा, मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 200 और इंटरेस्ट जोड़ा गया, इंटरेस्ट जोड़ने के बाद इंटरेस्ट ही उस पर कितना हो गया, 400। तो कभी कभी तो ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिल जाता। अंग्रेज के समय में ऐसा सिचुएशन बहुत देखने को मिलता था कि मनी लेंडर 500 रुपया जो है लोन पर देता था और उसको इंटरेस्ट ही जोड़ देता था कि इंटरेस्ट 2000 चल गया, 3000 चला गया है। तो इस तरह से लोगों की मनमानी होती थी मनी लेंडर का, साहूकार का पहले भाई। दिस को लेड टू द डेब्ट रेट। अब इससे क्या होगा, लोग तो भाई कर्ज तले दबते चले जाएंगे, लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी। यही कारण है कि हमारे देश में जो बैंक है और जो कोऑपरेटिव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना चाहिए। यही तो कारण है कि आरबीआई जो है बैंक और कोऑपरेटिव को बोलता है कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रेडिट है वो कॉमन पीपल को भाई दो, ताकि कॉमन पीपल कर्ज तले दब न सके, कर्ज तले दबकर मर न जाए, सुसाइड न कर जाए।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन कॉमन पीपल को दीजिए। और देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा टॉपिक भी है। टॉपिक क्या है कि चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। चीप, सस्ते दामों पर, सस्ते इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट देना। एफोर्डेबल माने अफोर्ड कर सके कोई व्यक्ति। अगर ऐसा क्रेडिट दिया जा रहा है हमारे देश में, अगर नहीं दिया जा रहा है तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये चीप और जो एफोर्डेबल क्रेडिट है वो हमारे देश के विकास के लिए काफी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। दिस वुड ले, कैसे भाई, तो दिस वुड ले टू द हायर इनकम्स। अब इससे जो व्यक्ति अगर कम इंटरेस्ट रेट पर अगर उसको पैसा मिला है तो उसका इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। मेनी पीपल कुड बोरो चीफली फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ नीड्स। लोगों का जो भी जरूरतें हैं, अलग अलग जरूरतों के लिए वो पैसा बोरो कर सकते हैं, पैसा उधार पर ले सकते हैं, लोन के रूप में ले सकते हैं, क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं। और लेने के बाद वो कई सारे कामों को कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। एंड जस्ट दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्री और ट्रेड इन गुड्स। व्यापार कर सकते हैं, नए नए इंडस्ट्री को लगा सकते हैं, और नए नए ऐसे इंडस्ट्री लगाएंगे, ये सब चीजें करेंगे तो फिर जो है ये क्या होगा, इस तरह से हमारा देश का विकास होगा। आम पब्लिक का जो स्थिति है, आम पब्लिक का स्थिति बेहतर होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी for the banks and the cooperative to increase their lending particularly in the rural area। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और कोऑपरेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना चाहिए, ताकि लोगों का जो डिपेंडेंसी है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डिपेंडेड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर होते हैं, मनी लेंडर पर होते हैं, ट्रेडर पर होते हैं। तो वो जो डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। While formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive this loan। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को तो से जो लोन दिया जा रहा है उसको तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हर कोई लोन ले सके। मान लीजिए कि इसका एक्सपेंशन हुआ और अमीर आदमी ही लोन ले रहा था, तो फिर सही नहीं हुआ भाई। एक्सपेंशन होने के साथ ये भी जरूरी है कि कॉमन पीपल, हर कोई व्यक्ति जो है वो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट ले सके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट भी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। चलो बच्चों, लास्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, और जो लास्ट टॉपिक आपका बुक में है दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। गरीबों के लिए एक समूह बनाया गया है और उस समूह का नाम क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसको शॉर्ट फॉर्म में SHG कहते हैं। और जो SHG है दैट इज द अल्टरनेटिव ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों का एक अल्टरनेटिव है। अगर कोई व्यक्ति इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन नहीं लेना चाहता है क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, या वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन नहीं ले पा रहा है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है जो पूरा नहीं कर पा रहा है, या वहाँ पर उसको कोलेट्रल जमा करना पड़ रहा है जो कोलेट्रल उसके पास है नहीं, तो वैसे केस में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकता है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा समूह है जिस समूह में आप क्या देखते हो कि जनरली गांव में एक जो परिवार है और उस परिवार के जो आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो पड़ोसी हैं, उन सबों को मिलाकर बनाया जाता है इस समूह को। और खासकर ये वैसे लोग होते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली क्या होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग रहते हैं, जिनके पास पैसा मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही पैसा है, तो वो लोग मिलकर गांव में एक समूह बनाते हैं और उस समूह का नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। और इस ग्रुप को बनाने के बाद वीकली या मंथली जो भी पैसा उनसे बन रहा है वो पैसा वो जमा करते हैं। 25 रुपीज़ भी जमा कर सकते हैं, 100 रुपीज़ भी जमा कर सकते हैं। एक प्रॉपर जो है से कि एक नोटबुक होता है, एक प्रॉपर डायरी साइज एक कॉपी होती है जिसमें सारा चीज़ मेंटेन किया जाता है कि कौन पर्सन कितना पैसा सबमिट कर रहा है, वो रिकॉर्ड रहता है। आप सप्ताह में भी 50 रुपया जमा कर सकते हैं या महीना में भी 50 रुपया जमा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने मेंबर होते हैं, तो जो अगर छोटा ग्रुप है तो छोटा ग्रुप में 15 से 20 लोग होते हैं।
15 से 20 लोग मिलाकर इस समूह को बनाते हैं और पैसा जमा करते जा रहे हैं, पैसा जमा करते जा रहे हैं। तो साधारण सी बात है, अगले 1.5 से 2 साल में उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा। लगभग 60-70 हज़ार रुपया उनके पास जमा हो जाएगा। अब उस समूह के जो भी मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं, अगर उनको पैसा की ज़रूरत होगा तब वो पैसा ना तो इनफॉर्मल सोर्स से लेंगे, ना ही वो फॉर्मल सोर्स से लेंगे, बल्कि वो पैसा इसी समूह से ले लेंगे, इसी समूह से ले लेंगे। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रहता है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रहता है, मात्र 1% रहता है इंटरेस्ट रेट। तो भाई इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम है, तो इनको तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। इनको क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। लोन ले लिए, लोन इज गोइंग टू बी सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के नाम पर लोन ले ली। उसके बाद वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, जो भी उनसे बनता है वो कुछ कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, या खेती वेती करने के लिए कुछ चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, सीड्स हो गए या एसेट हो गए, सीविंग के लिए हैंडलूम, ये सब चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। मतलब छोटा मोटा जो ट्रेड है या तो फिर छोटा मोटा जो रोज़गार है वो करने के लिए ग्रुप से 5,000-10,000 रुपया लेकर कर सकते हैं। एक सीविंग मशीन ही ले लिए, सिलाई करने वाला मशीन ले लिया, सिलाई कर रहे हैं और फिर उससे पैसा आ रहा है, तो उस जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट को जो है रिटर्न कर दे रहे हैं और उसके साथ साथ इंटरेस्ट को भी रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये सरकार के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। 1970 से ही इसको शुरू किया गया है। दिस वाज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन द डेकेड्स ऑफ 1970। 1970 के डेकेड्स में ही सरकार जो है, वही सरकार ही एक डायरी भेजती है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन कितना पैसा जमा कर रहा है। और जो SHG है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए एक तरह का क्या है कि ऐसा संगठन है जो उनको आर्थिक रूप से मदद कर रहा है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा समूह है। ये समूह जो बनाया गया है एक कहीं ना कहीं गरीबों के हित में बनाया गया है। दिस ग्रुप, इस ग्रुप में ज़्यादातर जो है महिलाएं ही रहती हैं। दिस ग्रुप हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट एंड रेगुलर मीटिंग टू डिस्कस ऑन वेराइटी सोशल इशू सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी, अदरवाइज चाइल्ड मैरिज हो गया। ज़्यादातर इस ग्रुप में महिलाएं ही शामिल होती हैं और ये लोग टाइम टू टाइम मीटिंग भी करते हैं भाई, टाइम टू टाइम इनकी मीटिंग भी होती है। और मीटिंग होती है तो पैसों के अलावे और भी कई सारे जो सामाजिक मुद्दा है उस सामाजिक मुद्दा पर ये लोग बात करते हैं। जैसे हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य के ऊपर बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन, फूड डाइट क्या होना चाहिए उस पर भी बातें कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बात विचार हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसक हो गया, किसी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो रहा है, ये सब बातों का भी जो है यहाँ पर चर्चा हो जाता है। डॉरी वगैरह हो गया, दहेज प्रथा पर बातें होती है, चाइल्ड मैरिज, कोई ऐसा कहीं पर किसी को शादी वगैरह तो नहीं ना हो रहा, तो ये सब मुद्दों पर भी ये लोग बात करते हैं। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है गरीबों को आर्थिक रूप से मदद कर रहा है, इसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी ये अवेयर कर रहा है, जागरूक कर रहा है लोगों को कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उन सामाजिक बुराइयों से आप ऊपर उठिए और समाज को क्या करिए, बेहतर करिए। लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि चाइल्ड मैरिज क्या है, तभी तो चाइल्ड मैरिज को करना पसंद नहीं करेंगे या चाइल्ड मैरिज को अवॉइड करेंगे, चाइल्ड मैरिज से बचेंगे। अपने बच्चों को चाइल्ड मैरिज माने बच्चे में ही शादी, 18 साल से पहले वो शादी नहीं करेंगे। अगर लड़की है तो, अगर लड़का है तो 21 साल से पहले। तो ये सब चीज़ें उनको पता तो होना चाहिए। पर जब ग्रुप की मीटिंग होती है तो उस ग्रुप के मीटिंग में ही ये सब बातों पर जो है चर्चा वो लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।